जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के 3rd चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव की हमारी प्रक्रिया क्या है। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उस चुनाव की क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं उसकी क्या प्रणाली है। इस वस्तु के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चुनाव में हम सबसे पहले चुनावी क्षेत्र को बनाते हैं, यानी कि अपने देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं, जिसे हम इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज के नाम से जानते हैं। तो उन क्षेत्रों का बंटवारा करने के बाद हम उस बंटवारे के साथ उन क्षेत्रों में चुनाव कराते हैं और चुनावी प्रक्रिया के तहत अपने प्रतिनिधियों का चयन भी करते हैं। और ये बात भी हम जानते हैं कि ये जो चुनाव अभियान है, ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये व्यवस्था इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तहत कराया जाता है। अब हम देखेंगे कि आखिर भारत देश में जो चुनाव होते हैं उनमें क्या व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम भारत देश के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव का भी नाम देते हैं। Can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. क्या हम कह सकते हैं कि भारत का चुनाव लोकतांत्रिक चुनाव है? और इसी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा, हमें अपने नज़रों को भारतीय चुनाव की तरफ केंद्रित करना पड़ेगा। इस सवाल के जवाब के लिए आइए हम देखें कि भारत में चुनाव किस तरीके से होते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव निश्चित 5 वर्षों के समय अंतराल पर होता रहता है। अब सवाल ये बनता है कि लोकसभा और विधानसभा है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने भारत देश को चुनावी अभियान के दौरान सबसे पहले इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज यानी कि चुनावी क्षेत्र में बांट देते हैं। इनमें एक लोकसभा होता है और दूसरा विधानसभा। लोकसभा जो कि पूरे देश के लिए होता है और विधानसभा एक प्रदेश यानी कि राज्य में होता है। लोकसभा के तहत हम एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चयन करते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव के दौरान हम एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। लोकसभा में चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये एक दूसरे को, किसी एक एमपी को सपोर्ट कर उस देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी काशी क्षेत्र यानी बनारस क्षेत्र के एक सांसद हैं, नॉट संसद है, संसद भवन हो जाता है, एक सांसद हैं और वहाँ पर वो काशी यानी बनारस से एमपी बने यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और पूरे देश में जो 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की, उन सभी में से जितने ये गठबंधन की सरकार को मिली, उन सभी एमपी ने मिलकर किसी एक एमपी को सपोर्ट किया। सभी सांसदों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपना प्रधानमंत्री के रूप में चुना। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं विधानसभा की बात करूं, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करूं, राज्य की बात करूं, तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर क्षेत्र से एक विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी इनके यानी कि भाजपा पार्टी से जो भी विधायक जीत चुके हैं, उन्होंने एक विधायक को सपोर्ट किया जो कि योगी आदित्यनाथ हैं और सभी विधायकों के सपोर्ट से ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में निखर कर आए और मुख्यमंत्री हैं भी। तो कुल मिलाजुला के लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव का समय 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चयन किया जाता है और वहीं विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक का चयन किया जाता है। वहीं एक और राज्यसभा होता है। उसी संसद भवन के 2 चैम्बर में से एक चैम्बर को लोकसभा तो दूसरे को राज्यसभा कहते हैं। अब ये दोनों क्या है, तो लोकसभा का समय अंतराल 5 वर्ष का है और राज्यसभा का समय अंतराल 6 वर्षों का है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव डायरेक्टली होता है यानी कि इसमें जनता का हस्तक्षेप होता है, वहीं राज्यसभा के चुनाव इनडायरेक्टली होते हैं जहां जनता की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। अब हम जानते हैं कि भारतवर्ष में आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड, यानी कि 5 वर्षों पर जब चुनाव होता है तो हर एक 5 वर्ष के बाद भारत में
जो रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में चुन के आए हैं उनका समय समाप्त हो जाता है, और समय समाप्त का मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो एक निश्चित समय के दौरान होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे देश के लोकसभा चुनाव की, तो 2014 में एक बार चुनाव हुआ, फिर 2019 में हुआ, और अब की बार 2024 में हुआ। ठीक है, और इसी चुनाव को हम जनरल इलेक्शन यानी कि सामान्य चुनाव के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड only for one constituencies to fill the vacancy caused by death or resignation of a member। और कभी कभी किसी चुनावी क्षेत्र का प्रतिनिधि अगर किसी समस्या के कारण अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो उस पद को फिर से फुलफिल करने के लिए वहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं, और इस चुनाव को हम बाई इलेक्शन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम उपचुनाव के नाम से जानते हैं। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम सामान्य चुनाव के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत देश में चुनाव होते हैं, और हम उस चुनाव के दौरान अपने नेताओं को चयन करके उस पद पे लाते हैं जहां पर वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। अब इसी का सब टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज यानी कि चुनावी क्षेत्र। यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ हरियाणा इलेक्टिंग 90 MLAs। You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 19 MLAs? अब देखो, जैसा कि हमने इस किताब के इस तीसरे चैप्टर को जब शुरू किया था तो हमने हरियाणा के चुनाव के बारे में पढ़ा था। उस चुनाव में 90 MLAs थे, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 90 विधायक थे। अब ज़रा सोचो कि क्या हरियाणा में रहने वाली सभी जनता ने उन 90 में से प्रत्येक MLAs को यानी कि सभी विधायकों को वोट दिया होगा? क्या प्रत्येक लोगों ने उन 90 विधायकों को वोट दिया होगा? तो ऐसा नहीं है। यू परहैप्स नो डैट दिस इज नॉट द केस, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे देश में ये अलग प्रकार का एक सिस्टम है, व्यवस्था है, जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। यानी कि अगर आप सपोज करिए हरियाणा से अगर बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आप जिस किसी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो सबसे पहले आप पता करें कि आपके राज्य में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायकों की सीट्स कितनी है, यानी कि संख्या कितनी है। ठीक है, और क्या अगर आप वोट देने के लिए अगर एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके मम्मी पापा एलिजिबल हैं, या फिर घर में कोई भी सदस्य चुनाव में वोट डालने के लिए एलिजिबल है, मतदान करने के लिए, तो उनसे पूछिए कि अगर आपका क्षेत्र है, कोई निश्चित क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के 362 विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर जब चुनाव होगा तो कोई एक दल नहीं होगा, यानी कि एक पार्टी नहीं होगा, कई पार्टीज़ के अलग अलग नेता उभर कर आएंगे। तो क्या मैं मन करेगा तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता को, उसके बाद मन करेगा तो बीजेपी के एक नेता को, उसके बाद मन करेगा तो एसपी यानी समाजवादी पार्टी के एक नेता को, फिर मन करेगा तो भाजपा को। क्या मैं सबको वोट दे सकता हूँ? तो नहीं, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा एक मतदान है, और उस मतदान का कीमत भी एक ही है, और वो इन नेताओं में से किसी एक को ही जाएगा, सबको नहीं जा सकता है। समझ में आ गया? इसीलिए द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पजेज ऑफ इलेक्शन। इसी चुनाव को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हम अपने देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं। दिस एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज, और इन्हीं एरियाज को, इन्हीं क्षेत्र को हम चुनावी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो सभी मतदाता जो इस चुनावी क्षेत्र में रहते हैं वो अपने चुनावी क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चयनित करके ले आते हैं, भेजते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज। अब मैं भारत देश की लोकसभा चुनाव की बात करूं तो ये 543 क्षेत्रों में बढ़ जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। और उस क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं अपने क्षेत्र से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम एमपी यानी कि सांसद भी कहते हैं, को चयनित करते हैं। One of the feature of a democratic election is that every vote should have equal value। और हमने इसी बुक के प्रथम अध्याय में पढ़ा था कि कैसे लोकतांत्रिक चुनाव में हर एक व्यक्ति की पास एक ही वोट होता है, एक ही मतदान होता है, और उस मतदान का एक ही कीमत होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, स्त्री पुरुष को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, जाति संप्रदाय
समुदाय और धर्म को लेकर। डेट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कंस्टिट्यूंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन। और इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे संविधान ने बहुत ही बारीकता से ध्यान दिया कि प्रत्येक क्षेत्र में जो संख्या है वो लगभग समान होना चाहिए। यानी कि 2, 4, 5, 10, 100, 500, 1000 का अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर वहाँ पे नहीं होता है। समझ में आ गया? मतलब 1000-1500 का अंतर निकल सकता है किसी क्षेत्र में। अगर कोई उत्तर प्रदेश है तो इसकी संख्या इतनी है तो बिहार का इतना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डिवीज़न हम नहीं दे सकते, इसमें बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. In this case, the elected representative is called the member of legislative assembly or an MLA. और जिस प्रकार से हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद को चयन करने के लिए पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा, ठीक है, उसी प्रकार से हम अपने सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की चयन करने के लिए, जिसमें कि वो पहले एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक बनते हैं, तो इसीलिए जिस तरीके से हमने देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है उसी तरीके से हम अपने राज्य को भी अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं। इसे असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से हम उस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि को चुनकर लाते हैं उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे एमएलए यानी कि विधायक भी कहा जाता है। इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैज विद इन इट्स सेवरल असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो जितने भी हमारे यहाँ क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं इनके पास अपना एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज भी होता है। जैसे कि जो लोकसभा का क्षेत्र है वो एक विस्तृत क्षेत्र होगा जिसमें कई सारे विधानसभा के क्षेत्र आ सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले तुमने एक बहुत बड़ा डिवीज़न दिया और उस डिवीज़न में कुछ छोटे छोटे बंटवारा भी कर दिया। तो जिस प्रकार से हम प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांट देते हैं और इन सीटों से निर्वाचित जो भी प्रतिनिधि होते हैं इन्हें विधायक के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो विधानसभा के क्षेत्र होते हैं वो कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। जैसे कि अगर एक बड़ा सा क्षेत्र लोकसभा का है तो उसमें 3 से 4 क्षेत्र विधानसभा का हो सकता है। जैसे कि अगर फिर से मैं आ जाऊं, उसमें कई सारे गांव होते हैं। जैसे मान लो कि एक बड़ा सा पूरा कंट्री हो गया, उस कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हो गए, उस स्टेट में बहुत सारा तुम्हारा लोकसभा का कंस्टिट्यूएंसीज हो गया। उसके बाद तुमने उसको तोड़ा तो विधानसभा बन गया, फिर तुमने उसको तोड़ा तो फिर तुम्हारे ब्लॉक लेवल पे चला आया, फिर तुमने और छोटा किया तो ग्रामीण स्तर पे चला आया, फिर जब तुम गांव में एंट्री नहीं टाउन में आ गया, शहर में जिसमें चेयरमैन चेयरपर्सन होते हैं, फिर वहाँ से तोड़ा तो ग्राम में आ गए, फिर जब गांव को तोड़ना शुरू किए छोटे छोटे वार्ड में बदल दिए मेंबर में, कि 1 नंबर वार्ड से लेके 4 नंबर वार्ड, 5 से लेके 8 नंबर वार्ड, ऐसे करके। तो तुम ऐसे ही हम तोड़ते हैं, उससे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं और वहाँ से अपने प्रतिनिधि को चुनकर बाहर लाते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। और ठीक यही व्यवस्था हम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी अपनाते हैं। ठीक है, ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इंटू सेवरल वार्ड्स दैट आर लाइक कंस्टिट्यूएंसीज। ईच वार्ड इलेक्ट 1 member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituency represent 1 seat in the assembly. और प्रत्येक पंचायत को, मतलब प्रत्येक गांव को, पंचायत को हम कई छोटे छोटे वार्ड में बांट देते हैं। ठीक है, और उन जो कि छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि ईंट को मिलाकर दीवार बनता है, दीवार को मिलाकर कमरे बनते हैं और कई कमरों को मिलाकर एक घर बनता है, ठीक उसी प्रकार से हम इन्हीं सभी ग्रामीण क्षेत्रों से जो मेंबर बन के जाते हैं, जो ग्राम पंचायत के सदस्य बन के जाते हैं, वो आगे जाकर चेयरपर्सन चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। इन सब की यूनिटी से वहाँ के विधायक का चयन होता है और विधायकों की यूनिटी से सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं। और इन सब के एक समान अच्छे कार्य से हम वहाँ के क्षेत्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद का चयन करते हैं और फिर उन्हीं सांसद के अच्छे काम से और उन्हीं सांसद के सपोर्ट किसी एक सांसद को मिलने के बाद वो सांसद वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यानी कि एमएलए जब सपोर्ट करता है तो सीएम, और जब एमपी सपोर्ट्स करते हैं
तो सपोर्ट करते हैं तो PM, ठीक है। When we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won in 60 assembly constituencies in the state and thus Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly। और जैसा कि हमने हरियाणा के चुनाव में समझा था कि हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्र से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं, यानी कि 60 विधायक बन चुके हैं लोक दल पार्टी के। तो इस तरीके से हमने समझा कि कैसे चुनावी क्षेत्र को बंटवारा करने के बाद हम अपने यहाँ के चुनाव कराते हैं। तो बधाई हो, आपने चुनावी क्षेत्र को सबसे पहले बांट दिया। अब चुनावी क्षेत्र को बांटने के बाद हम यहाँ पर रिजर्व करेंगे कंस्टिट्यूंसीज़ को कि किस कंस्टिट्यूंसी से कौन से कैटेगरी के लोग चुनाव को कंटेस्ट कर सकते हैं।